एनसीबी की एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं है। ये चार्जशीट एनसीबी की ओर से दाखिल की गई है। 6 पन्नों की चार्जशीट बताई गई है, जिसमें मुंबई ड्रग्स मामला, जिसमें आर्यन खान का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया था। आर्यन खान के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। ये 6 पन्ने की चार्जशीट है। इस पूरे मामले में अब आर्यन खान के लिए ये बड़ी राहत। लंबे वक्त तक चला ये मामला, जिसमें कई बार आर्यन खान की पेशी हुई, लेकिन अब इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं दर्ज है। 6 पन्ने की ये चार्जशीट है, जिसमें आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई। तंसीम हैदर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए तंसीम, जब ये मामला आया प्रमुख तौर पर आर्यन खान का नाम सामने आया था, लेकिन अब चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। जी, जाहिर है ये बहुत बड़ा एक तरह से कहें तो नाकामयाबी है उस इन्वेस्टिगेशन की, जिस इन्वेस्टिगेशन को इतना शुरुआती दौर में हाइप दिया गया और उसको बताया गया कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसमें आर्यन खान शामिल थे। क्रूज पे बहुत बड़ी ड्रग्स पार्टी होने वाली थी, जिसमें से हमने ड्रग्स रिकवर किए, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें से 6 मेन लोग हैं आर्यन खान समेत, उन लोगों का चार्जशीट में जिक्र नहीं है। और अपने एनसीबी ये बोल रही है कि उसने किसी भी तरह से इन लोगों के खिलाफ एविडेंसेस नहीं मिले। लैक ऑफ एविडेंसेस कहा गया है अपने प्रेस नोट में, बल्कि बोला है एनसीबी ने कि ये लैक ऑफ एविडेंस था, लिहाजा इनके नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले, इसमें जो लोग जुड़े हुए थे, समीर वानखेड़े जुड़े हुए थे, उनके लिए भी एक बड़ा ये सेटबैक है कि आखिर इतनी बड़ी केस को अचानक से एनसीबी ने जब अपनी चार्जशीट फाइल की, तो उसमें जिसे मेन एक्यूज कहा जा रहा था, एक बड़ा उसको ही चार्जशीट से निकाल दिया गया और ये बोला गया कि उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले। तो जाहिर है कि अब ये पूरा का पूरा केस, अब इसकी तस्वीर, दिशा दशा सब बदल गई है। अब इस केस में अच्छा, अब ये शुरू से जब इन्वेस्टिगेशन एसआईटी ने शुरू किया था, तब से जांच जब आगे बढ़ी, तब से पता चलने लगा था कि कहीं ना कहीं जब वानखेड़े के खिलाफ भी सवाल उठने लगे, तब ये लगा था कि कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं इस इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती दौर में, और वो कमियां अब चार्जशीट में के शक्ल में सामने आई हैं, जिसमें कि उसके पास से कोई बरामदगी ना होना, उसके सिर्फ चैट के आधार पे एक शक की बिना पे एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्रिएट करना। तो जाहिर है कि वो सारे के सारे जो एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वहां पे एनसीबी फेल साबित हुई है। और ये बड़ा सेटबैक है, बड़ी एक नाकामी कहा जाएगा बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, कि जिसने इतना बड़ा केस शुरुआत से लेकर कई महीनों तक इन्वेस्टिगेट किया, और उसके बाद इस चार्जशीट में आर्यन खान और उसके 7-5 और लोगों का नाम नहीं शामिल है, ये कहते हुए कि हमारा ये एक लैक ऑफ एविडेंस था, एविडेंस की कमी के चलते हम इन्हें चार्जशीट में शामिल नहीं कर रहे हैं। और ये चार्जशीट भी हम देख पा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन पर। तंसीम, क्या अब आर्यन खान का नाम ना आना एक तरीके से उन्हें क्लीन चिट है? उनके साथ जो उनके दोस्त थे जिनका नाम सामने आया था, उन्हें भी क्या क्लीन चिट दी गई है? जी, जाहिर है इस मामले में आर्यन खान के अलावा 5 और लोगों को लैक ऑफ एविडेंस या एविडेंस की कमी के चलते इस चार्जशीट में उनके नाम शामिल नहीं किए गए हैं, ये साफ लिखा गया है। तो जाहिर है उनको ये एक तरह से क्लीन चिट ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर वो एक्यूज थे, अगर उनके पास से बरामदगी थी, या उनके जरिए बरामदगी थी, या उनके चैट से ड्रग पैडलर्स के साथ, या उनके दोस्तों के साथ, या पार्टी ऑर्गेनाइजर्स के साथ, तो वो चीज साबित करने के लिए कहीं ना कहीं चार्जशीट में उन्हें नाम देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे एनसीबी ने अपने ही इन्वेस्टिगेशन को पलट के रख दिया और ये साबित कर दिया कि जब शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, वो उस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी कमियां थी, और बहुत से मेलाफाइड इंटेंशन थे, जिसके चलते इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, इनकी गिरफ्तारियां की गई, इन्हें जेल भेजा गया। और अब एनसीबी कह रही है कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। ये भी एक बड़ा हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और तंजीम, जिस तरीके से पूरा मामला उजागर हुआ, उसमें आर्यन खान का नाम, जो कि एक बड़ा नाम है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, उन्हें इनकी गिरफ्तारी हुई, फिर बेल से वो रिहा हुए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो
शाहरुख खान की मानहानि हुई, उसको लेकर कोई अब दावा उनकी ओर से किया जा सकता है? क्योंकि एक तरफ आप एक लंबा ट्रायल चलाते हैं और आप क्लीन चिट दे देते हैं। जी, जाहिर सी बात है कि इस शुरू से लेके अब तक जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पोर्शन था इस केस का, जो एक पिन पॉइंट पर्सन जिसको कहा जा रहा था, वो आर्यन खान को ही कहा जा रहा था, इस वजह से कि आर्यन खान एक बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं। तो जाहिर है कि शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने फेस किया, उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए, उनके ऊपर संगीन इल्जाम लगाए गए, उनको जेल भेजा गया, कई दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए। जाहिर है अगर ऐसे केसेस में चाहे जो पीड़ित है, जिसको अरेस्ट किया गया, वो अगर अपना वो डिफेमेशन करना चाहता है या उस केस के खिलाफ अपनी कोई अपील करना चाहता है, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है, आजाद है, कर सकता है। और ये मुझे लगता है कि शाहरुख खान को अब ऐसा जरूर लग रहा होगा कि उनका जो बेटा है आर्यन खान, वो इस पूरे मामले में बेकसूर था, इसी वजह से उसको अब क्लीन चिट और उसके खिलाफ एविडेंस न होने की बात एनसीबी की तरफ से की जा रही है। तो जाहिर है अगर वो चाहें तो एजेंसी के खिलाफ भी डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उन्हें ह्यूमिलेट किया गया या उन्हें प्रताड़ित किया गया या उनके बेटे को बेवजह जेल में रखा गया। तंजीम, इसमें एक लाइन साफ लिखी हुई है इस पूरी चार्जशीट में कि आर्यन और मोहक के पास से कोई ड्रग्स या फिर नारकोटिक्स नहीं पाई गई है। ये एक लाइन साफ तौर पर लिखी गई है। जी, जाहिर है ये शुरू से ही चीज सामने आ गई थी कि उनके पास से कोई रिकवरी नहीं है। रिकवरी होती तो केस मजबूत बनता इनके खिलाफ, रिकवरीज होती तो इनके खिलाफ चार्जशीट में जरूर एविडेंसेस और नाम इनके शामिल होते। रिकवरीज थी ही नहीं इनके पास से, ये लाख कोशिश की गई लेकिन इनके पास से रिकवरी नहीं दिखाई गई। हाईकोर्ट ने भी इससे सवाल उठाए थे कि रिकवरीज नहीं है, जो सेशन कोर्ट है उसमें भी सवाल उठाए गए थे बचाव पक्ष की तरफ से कि रिकवरीज नहीं है आर्यन खान के पास से। सिर्फ एक छोटे मोटे किसी कैद को शक के आधार पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बना दिया जाए और उसके बाद गिरफ्तारी करके उसको जेल भेज दिया जाए, तो अपने आप में दरअसल हुआ क्या कि एक ही एजेंसी से दो अलग अलग टीमें जांच कर रही थी। पहली टीम ने जांच की तो उसके ऊपर सवाल उठने लगे, नवाब मलिक ने सवाल उठाए, बहुत सारे सवाल उठते गए उसके ऊपर, जांच के ऊपर। फिर जब नई टीम बनी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो नई टीम ने अपनी जांच शुरू की तो उसके दायरे में कुछ दूसरी चीजें आई, उसमें कुछ नए तथ्य सामने आए। उसमें ये तथ्य सामने आए कि जो चीज कही जा रही है, जब बरामदगी ही नहीं है किसी तरह की उसके पास से, तो उसे मुलजिम कैसे बनाया जाएगा। लेकिन बरामदगी नहीं थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से मुलजिम बना दिया गया, उसको गिरफ्तारी की गई, उसको जेल भेजा गया। तो जाहिर है ये जो 6 लोग हैं जिनके नाम नहीं शामिल किए गए हैं इस चार्जशीट में, उनमें से जो भी जाए वो अपनी शिकायत लेके अदालत के सामने जा सकता है। तो यही बात तो पहले डिफेंस की ओर से भी की गई थी। जो आर्यन खान के वकील थे तंसीम, वो भी लगातार यही कह रहे थे कि जब उसके पास से सबूत ही नहीं मिले हैं, ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ है, तो केस का आधार फिर क्या है? यही वो आधार था जिस आधार पे आर्यन खान को जमानत मिली थी, यही आधार था जिससे हाईकोर्ट ने एनसीबी से सवाल खड़े किए थे, यही वो आधार था जिसके बाद एनसीबी ने अदालत में, हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने बोला कि उसको बार बार जो हर फ्राइडे को पेशी पे बुलाने से छूट दी गई। तो ये सारी वजहें थी। कोर्ट इन चीजों को बड़ी माइन्यूटली एग्जामिन कर रहा था और उनके इन्वेस्टिगेशन पे सवाल भी उठा रहा था। तो जाहिर है कि अब जो दूसरी टीम ने निष्पक्ष जांच की, उसने जांच करके ये बात साबित कर दी कि शुरुआत की जो पहली टीम थी समीर वानखेड़े की, वो जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया या इन आरोपियों को मुलजिम बनाया, अपने केस में शामिल किया, गिरफ्तारियां की, वो गलत तरीके से की गई थी। इनके खिलाफ एविडेंसेस नहीं थे, ऐसा शुरू से ही नजर आ रहा था। 19 अन्य को भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें आर्यन खान का नाम प्रमुख तौर पर शामिल था। यहाँ पर तंसीब 2 लोगों को अब माने की क्लीन चिट दे दी गई है, जिसमें आर्यन खान और मोहक का नाम साफ तौर पर लिखा गया है। बाकी 17 के ऊपर क्या मामला बनता है, क्या डिटेल्स सामने आई है इस 6 पन्ने की चार्जशीट की? जी देखिए, बाकी जो अभियुक्त हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास से रिकवरीज दिखाई थी एनसीबी ने शुरुआत में, और कम मात्रा में हुई है रिकवरी, लेकिन रिकवरीज दिखाई थी। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला, ये चार्जशीट की गई है। और इनमें ऐसे कुछ लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए भी थे, ऑर्गेनाइजर्स से भी जुड़े हुए थे उस क्रूज पार्टी से। तो
और या जिन्होंने किसी को ड्रग सप्लाई किया था, सप्लायर पैडलर भी थे इसमें शामिल थे। तो ये ज्यादातर जितने भी हैं सब एनडीपीएस के ही मामलों में इनको चार्ज किया गया है। तो बस कुल मिला के सबसे बड़ी खबर ये है कि जो इस पूरा का पूरा केस का दारोमदार या मतलब बेस बनाया गया था, वो बेस ही खिसक गया, उसकी नींव ही खिसक गई। तो जाहिर है कि अपने आप में एक नॉर्मल जनरल एक चार्जशीट है जिसमें बाकी के लोगों के खिलाफ अब और एक बात ये भी है कि और जो एक्यूज है इसमें वो इनके जो लैक ऑफ एविडेंस कहे गए हैं, इसका अपनी प्ली में आगे जाके हम कोर्ट से अपनी गुजारिश कर सकते हैं कि अगर जिनको लैक ऑफ एविडेंसेस है तो हमारे खिलाफ मुकदमे मतलब इससे केस कमजोर हो सकता है। बिल्कुल, केस इसलिए भी कमजोर हो सकता है यहाँ पर तंसीम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से है। कहीं ना कहीं नाकामी है ये बहुत बड़ी एनसीबी के लिए। जाहिर है ये एक बड़ा नाकामी कही जाएगी ना, वो इसलिए कहा जाएगा कि एक एजेंसी ऐसी है जिसकी एक टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, रेड्स की, अरेस्टिंग्स की, उसके बाद केस चलाया, मुकदमे दर्ज किए, उसमें लोगों को चार्ज किया और अचानक से जो मेन एक्यूज शुरुआत में उनमें शामिल हुए थे उनमें से 6 लोगों को लैक ऑफ एविडेंस कहा गया, एक दूसरी जांच में पाया गया जो दूसरी टीम ने चार्जशीट की। तो अपने आप में सवाल जरूर खड़े होते हैं एक एजेंसी के ऊपर कि आखिर किस तरह से ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया गया, इतना बड़ा फेल्योर सामने आया। तो छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, कोई चीज जो लिखी गई है शुरू में शक हो रहा वो ना मिला हो, लेकिन सिरे से एक चीज खारिज हो जाए वो अपने आप में हैरान करती है। जाहिर तौर पर 6 पन्ने की ये चार्जशीट है। आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी को सबूत नहीं मिले हैं, इस बात का जिक्र भी किया गया है। आर्यन खान के अलावा 18 ऐसे और लोग थे जिन्हें आरोपी बनाया गया था। लंबे वक्त तक ये ड्रग्स मामला चला था जिसमें आर्यन खान का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया था। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको याद होगा कि आर्यन खान की बार बार पेशी होती थी कोर्ट में। उनकी डिफेंस की ओर से ये कहा जा रहा था कि उनके पास से सबूत नहीं मिले हैं और यही बात अब एनसीबी ने अपनी इस चार्जशीट में कही है। तंसीम, इस चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया है इस पर जिक्र करेंगे, लेकिन इस बीच मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। मुस्तफा, आर्यन खान को बड़ी राहत। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में कॉर्डिला क्रूज पर यह मामला जो हुआ था उसमें आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, उसके साथ उसके फ्रेंड्स को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जितनी रिमांड हुई, कॉन्सिक्वेंट रिमांड में ये बड़ा सवाल उठ रहा था कि आर्यन खान की पोजीशन से ड्रग्स नहीं मिला है तो फिर उसको आखिरकार आधार बनाकर अरेस्ट क्यों किया गया, जिसके बाद कई बातें सामने आई कि व्हाट्सएप चैट्स की बातें हैं। व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान ने बल्क में ड्रग्स बनाने की बात की है और वो बहुत बड़े ड्रग्स के रैकेट में इन्वॉल्व है। सारी चीजें सामने आई। उसके बाद इस पूरे मामले में टोटल 20 लोग अरेस्ट हुए थे। उसमें से आप कह सकते हैं कि जो 6 लोग हैं उन 6 लोगों को जो एनसीबी है, एनसीबी की एसआईटी बनाई दी गई थी, क्योंकि उस वक्त मुंबई की जो एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही थी उस पर कई सवाल उठ रहे थे। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इस पूरे केस की तहकीकात की गई और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ये कहना है कि 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट इसीलिए दाखिल नहीं की गई है कि उन लोगों के पास उनको आरोपी बनाने के लिए एविडेंस नहीं है। उनमें आर्यन खान एक नाम है, दूसरा समीर सहगल, तीसरा भास्कर अरोड़ा, गोपाल आनंद, अविन साहू, मानव सिंगल। ये सारे लोगों को, इन 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। 14 लोगों के खिलाफ इस केस में चार्जशीट फाइल की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो मामला चर्चा में आया था वो मामला आर्यन खान की गिरफ्तारी से चर्चा में आया था। कॉर्डिला क्रूज पे से आर्यन खान को मुंबई एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कई चीजों की बातें सामने आई। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने आर्यन खान को एस्कॉर्ट किया था वो गिरफ्तार हुए, क्योंकि वो पंचनामे में लोग थे, वो एनसीबी के ऑफिशियल नहीं थे और इस मामले में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, कई तरह के आरोप लगे। एनसीबी ने 2 सुपरिटेंडेंट्स को जो है वो मुंबई जोन से ट्रांसफर भी किया था और वीवी सिंह जो कि आयो थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे इस केस के, वो भी इस केस में ट्रांसफर किए गए थे, क्योंकि कई सवाल इन लोगों के परफॉर्मेंस पे उठे थे और इस केस को क्यों अंजाम दिया गया था उस चीज पर उठे थे। उसके बाद बॉलीवुड से रिलेटेड जो केसेस थे वो एसआईटी को दिए गए थे। एसआईटी एनसीबी की दिल्ली की टीम, उन्होंने इस केस को 180 दिनों तक इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद 60 दिनों की और मोहलत मांगी। उन पूरे जो आप कह सकते हैं कि टेन्योर खत्म होने के बाद जो चार्जशीट उन्होंने दाखिल की है, और चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है और साफ तौर पर यह कहा है कि जिन लोगों का नाम नहीं है उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इसीलिए उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया।
बिल्कुल लैक ऑफ एविडेंस की बात साफ तौर पर इस चार्जशीट में कही गई है। मुस्तफा, आप लगातार तमाम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इस चार्जशीट में डिटेल में क्या कुछ कहा गया, क्योंकि 6 पन्ने की ये चार्जशीट है, इसमें कौन कौन सी प्रमुख तौर पर बातें कही गई है? कर रही थी कि ये जो व्हाट्सएप चैट है वो सुनील वैद को कॉल करो। मुस्तफा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुस्तफा, डिटेल्स पता लग पाई है इस चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया है? क्या इसमें प्रमुख तौर पर बातें बताई गई हैं? आर्यन खान कोई ऐसे ठोस सबूत एनसीबी के हाथ नहीं लगे और नतीजा ये हुआ। जी बिल्कुल, जो केस थे कॉर्डिलर ड्रग्स क्रूज से शुरू हुआ था, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि ये अरबाज मर्चेंट करके जो दोस्त थे आर्यन खान के, वो इस केस में आप कह सकते हैं उनको क्लीन चिट नहीं मिली, यानी कि वो आरोपी है। मुनमुन धमेचा उनकी जो दोस्त थी, उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली, यानी कि वो आरोपी है। तो कहीं ना कहीं कॉर्डिलर ड्रग क्रूज केस जो है वो अपने आप में स्टैंड करता है। वहां पर ड्रग मिले थे, उसके बाद जो आरोपी अरेस्ट हुए उनके लिंक पैडलर और बाकी चीजों से जुड़े हुए थे, और ये सारे मामले को आप कह सकते हैं एनसीबी ने भी माना है, एसआईटी ने उन सारे 14 लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया है। तो ऐसा नहीं था कि ड्रग्स का केस नहीं बनता है, लेकिन जो सबसे चर्चित भाग था इस पूरे केस का वो ये था कि आर्यन खान की गिरफ्तारी और ये कहना कि आर्यन खान ड्रग्स कंजम्पशन में शामिल थे। हालांकि सवाल उस वक्त भी ये उठ रहे थे कि आर्यन खान ने तो पोजेशन जो है ड्रग्स का नहीं उनके पास से मिला था, और कहीं ना कहीं ये भी बात सामने नहीं आई थी मेडिकल रिपोर्ट में कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया था। इन सारी बातों के बावजूद उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था, और कई दिनों तक अंदाजा है 20 से 25 दिनों तक वो जेल के अंदर थे। तो ये सारी चीजों पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान था, और वो आज एनसीबी की एसआईटी टीम ने साफ कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव जांच जो है वो नहीं हुई थी, और उसके बाद जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस नहीं था उन 8 लोगों को जो है उन 6 लोगों को जो है इस चार्जशीट में कहीं ना कहीं आरोपी नहीं बनाया गया। तो चर्चित जो विभाग था उसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से छूट मिल गई है, और जो आर्यन खान है उन्हें आप इस मामले में राहत मिल चुकी है। उन पर कोई कार्रवाई इस केस में नहीं की जाएगी, क्योंकि उनके खिलाफ इस केस से जुड़े कोई एविडेंस नहीं है। और इस बीच आपको वो प्रेस रिलीज भी दिखा देते हैं जिसमें डिटेल में बताया गया है कि 6 लोग ऐसे हैं। Complaint against rest 6 persons is not being filed due to lack of sufficient evidence, यानी कि 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं पाए गए हैं। ये संजय कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया है, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। इस बीच मुस्तफा लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, देखिए इसमें साफ तौर पर इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि एनसीबी ने जो लोग हिरासत में लिए थे उसमें नामों का जिक्र तो किया गया है, लेकिन आर्यन और मोहक के पास से नारकोटिक्स नहीं मिले हैं। ये पहले पैराग्राफ में इस प्रेस रिलीज में साफ तौर पर कहा गया। उसके बाद लास्ट लाइन में कहा गया कि रेस्ट 6 पर्सन्स इज नॉट बीइंग फाइल्ड, यानी कि उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं हुआ, उनके खिलाफ भी सबूत नहीं पाए गए। जी बिल्कुल, 6 लोग हैं, उसमें आर्यन खान का नाम है जिनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ एक तरह से ड्रग्स नहीं मिला था, या बाकी भी कोई एविडेंस जो है। एनडीपीएस एक्ट एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्ट है, उसमें आप कंजम्पशन और पोजेशन में ना भी हो तो बाकी तरह से उस चीज में इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। और एनसीबी की जो पहले की टीम थी उनका ये दावा था कि ऐसा ड्रग्स का कंजम्पशन किया हुआ है या उस चीज से कहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए आर्यन खान को इस केस में आरोपी बनाया गया था। आरोपी नहीं तो उनके खिलाफ कई स्ट्रिक्ट जो सेक्शन है एनडीपीएस एक्ट के वो लगाए गए थे सेलिंग और बाकी चीजों के लिए। तो वो सारी चीजों के बाद अब जब एसआईटी के पास ये मामला जाता है, एसआईटी कई दिनों तक इस केस की जांच करती है। उसके बाद जो सच सामने आता है उस तक में ये मालूम पड़ता है कि आर्यन खान जो है वो कहीं ना कहीं इस केस में आरोपी नहीं बनते हैं, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। उनसे जुड़ी हुई कुछ अरेस्ट हुई थी, कुछ और 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ भी मामला नहीं बनता है, उन्हें भी क्लीन चिट दी गई है। और बाकी जो 14 लोग हैं उनके खिलाफ एनसीबी ने जरूर चार्जशीट दायर की है, उनके खिलाफ ड्रग्स का केस भी बना है। उन जो कॉर्डिलर क्रूज पार्टी हो रही थी उस वक्त उसमें ड्रग्स जरूर शामिल था, लेकिन कहीं ना कहीं जितने लोग आप कह सकते हैं जिनका नाम आया था, कई चर्चित जो नाम थे जिसमें आर्यन खान है, उनका नाम हटने से कहीं ना कहीं सवाल या निशान इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर भी उठता है। बिल्कुल, और पहले एनसीबी ने जांच शुरू की मुस्तफा, उसके बाद एसआईटी ने नवंबर के महीने में इस पूरी जांच को टेक ओवर किया। कहीं ना कहीं दोनों में तालमेल की कमी की वजह से भी लैक ऑफ एविडेंस सामने आता है। ये कहा जा रहा है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से सबूतों का अभाव रहा।
जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि कई सवाल जो है एनसीबी की इंक्वायरी पर उठे थे, उसके बाद ही एसआईटी को ये चीज़ जो है, दिल्ली की एक टीम है एसआईटी की जिसको ये चीज़ सौंपी गई थी। आपको बता दें इसके साथ साथ जो हम सवाल निशान उठा रहे हैं एनसीबी के कार्यकाल पर, क्योंकि एनसीबी की एक विजिलेंस टीम भी बनी थी जो भी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के अंडर थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई से 2 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसमें वीवी सिंह शामिल है जो कि आयरन खान केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, इन लोगों का ट्रांसफर किया गया क्योंकि इनके खिलाफ सबूत पाए गए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो चार्जशीट, जो उनके केस की चार्जशीट निकल के आती है, उसमें भी कुछ ऐसे आरोपी 6 निकलते हैं जिनके खिलाफ मामला नहीं बनता था, उनके खिलाफ केस बनाया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक अंडर रडार थी एक तरह से, और उसके बाद आर्यन खान केस के बाद ही ये सारी चीजें सामने आई कि किस तरह से कुछ ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं जो कि जेन्युइन नहीं है। और ये साफ तौर पर प्रेस रिलीज में भी मेंशन किया गया है मुस्तफा कि 6 के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। अब फॉरवर्ड प्रोसीडिंग क्या होगी? ये चार्जशीट तो दाखिल कर दी गई है, अब आगे क्या? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि 14 लोग जो हैं उनके खिलाफ मामला चलाया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला चलाया जाएगा। कोर्ट में इस चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया जाएगा। उसके बाद इस केस की जो पूरी ट्रायल है वो शुरू होगी। जो जो आरोपी है उनसे पूछा जाएगा। अगर वो कहेंगे कि उनके अगेंस्ट खिलाफ लगे गए आरोपी जो चार्जेस हैं वो गलत है, वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन का काम होगा कि एविडेंस इस पूरे मामले में पेश करे। तो जो ट्रायल है, जो असली चीज है केस की, वो अब शुरू होने वाली है चार्जशीट दायर होने के बाद। तो ये जो केस है वो आगे चलेगा। उन 14 लोगों के ऊपर केस चलाया जाएगा, जिसमें आर्यन खान के जो दोस्त थे उन्हें भी आरोपी रखा गया है। उनके दोस्तों को आरोपी रखा गया है। सिर्फ 6 को क्लीन चिट मिली है, उनका नाम नहीं शामिल किया गया, जिसमें आर्यन खान का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। मुस्तफा, आप लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इन वजहों से नहीं कि उसमें आर्यन खान का नाम है, बल्कि इन वजहों से कि उसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। ये प्रोसेस जो पूरा लंबा चला, जब आर्यन खान पर पूरा मामला सामने आया, उनको कोर्ट में पेशी हुई, उसके बाद उनकी जमानत हुई, पर वो रिहा हुए, ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए अब हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि प्रेस रिलीज में दरअसल क्या कहा गया है। इसमें साफ तौर पर जो हाईलाइटेड लाइन है वो आपको बता दें कि ऑल द अक्यूज्ड पर्सन्स वर फाउंड इन पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स एक्सेप्ट आर्यन एंड मोहक, यानी कि आर्यन और मोहक को छोड़कर बाकी सभी के पास नारकोटिक्स पाए गए। मुस्तफा, मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। मुस्तफा, मेरा वही सवाल, लंबा ये प्रोसेस चला जिसमें आर्यन खान के इर्द गिर्द पूरी इन्वेस्टिगेशन घूमती रही और अब आर्यन खान का नाम ही नहीं है। जी बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा सवाल है और एजेंसी के सबके ऊपर सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि उस वक्त में ये चीज़ क्यों की गई थी। कि आप कह सकते हैं कि ड्यू डिलिजेंस किया जाता है और कहीं ना कहीं अगर आप किसी हाई प्रोफाइल शख्स को पकड़ रहे हैं तो कानून में उस चीज़ के लिए बदल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिसर के ऊपर उस चीज़ का प्रेशर होता है कि कहीं ना कहीं हम अगर किसी शख्स के ऊपर केस बना रहे हैं, यानी कि शाहरुख खान जो कि सुपरस्टार जाने जाते हैं इंडिया के, उसमें उनके बेटे के ऊपर गिरफ्तार करके हम एक ड्रग्स का केस बना रहे हैं, तो क्या प्राइमा फेसी एविडेंस उस शख्स के अगेंस्ट है, या तो उस शख्स को छोड़ा भी जा सकता है, बाद में स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा सकता है, अगर बाद में अगर उसके खिलाफ एविडेंस मिलते हैं तो उसको बाद में अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये जो एक एनालिसिस है ये उस वक्त उस ऑफिसर को करना होता है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें नहीं होती दिख रही थी। इसीलिए मुंबई एनसीबी से निकालकर इस केस को दिल्ली में एक टीम बनाकर एसआईटी को दिया गया था। संजय सिंह जो कि डीडीजी हैं, उनके पास सिर्फ यही केस नहीं तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से जुड़े हुए जो केसेस बनाए जा रहे थे और बॉलीवुड ड्रग्स का शिकार ऐसा नैरेटिव तैयार किया जाता, वो सारे केसेस जो हैं वो संजय सिंह जो है वो एसआईटी की निगरानी करते हुए ये पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उसमें से पहले जो मामला है आर्यन खान का जो ड्रग कॉर्डिलर ड्रग्स का मामला है, उसमें आज चार्जशीट सामने आती है। उस चार्जशीट का प्रेस नोट अगर देखिए जो एनसीबी की तरफ से निकाला गया है, एनसीबी तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में ये कहती है कि हमने ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की है, यानी कि क्या इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो ऑब्जेक्टिव नहीं थी। दूसरी बात यह है कि इन जो लोग हैं जिन्हें छोड़ा गया है, जिनके खिलाफ चार्जशीट नहीं गई गई, उन 6 लोगों के खिलाफ
लैक ऑफ एविडेंस है, यानी कि क्या वो एविडेंस उस वक्त भी नहीं था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी चीजें एक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज जब एनसीबी के आप कह रहे हैं कि पूरी बात सामने आई, तो एनसीबी एज एन एजेंसी भी उनकी कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है। तो वो उन्होंने ये पूरी कोशिश की होगी कि ये देखा जाए कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ एविडेंस है तो उसे सिर्फ नाम या बड़े घराने की वजह से नहीं छोड़ा जाए, उसके खिलाफ केस किया जाए। लेकिन अगर किसी शख्स के खिलाफ एविडेंस ही नहीं है तो उस केस को आगे कैसे ले जाएंगे, क्योंकि चार्जशीट में सिर्फ नाम नहीं तो एविडेंसेस रखने पड़ते हैं। अगर वो एविडेंसेस नहीं दिख पाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन 6 लोगों को आप कह सकते हैं ये क्लीन शीट दी गई है। और मोहक और आर्यन की जो बात की गई है वो एक अलग बात है। वो ये बात है कि उस वक्त जब गिरफ्तारी हुई थी तो मुनमुन धमेचा और जो इसके अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के जो दोस्त हैं उन लोगों के खिलाफ ड्रग्स मिला था। आर्यन खान और मोहक के पास ड्रग्स नहीं मिला था, ये प्रेस नोट में कहा गया। लेकिन एनसीबी का उस वक्त कहना था कि भले ही उनके पास से ड्रग्स ना मिला हो लेकिन कहीं ना कहीं वो ड्रग्स कंजम्पशन करते थे। हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं इस प्रेस रिलीज में दरअसल 2 प्रमुख बातें जो कही गई हैं, हाईलाइटेड आप देख सकते हैं। पहली बात यह कि ऑल अक्यूज पर्सन वर फाउंड इन पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स एक्सेप्ट आर्यन एंड मोहक, यानी कि आर्यन और मोहक को छोड़कर बाकी सभी के पास से नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स बरामद किया गया है। और दूसरी जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कंप्लेंट अगेंस्ट रेस्ट 6 पर्संस इज नॉट बीइंग फाइल्ड ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, यानी कि सबूतों के अभाव में 6 ऐसे लोग हैं जिन पर कोई भी केस नहीं फाइल किया जा रहा।